चलिए, हमारे साथ अब जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और टेक्निकल डेरिवेटिव्स हेड राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट काफ़ी तेज़ी में और आपका नया लुक, काफ़ी वेट लूज किया आपने, लग रहा है देखकर आपको। नमस्कार अनुज जी। काफी कुछ आपसे भी इंस्पायर हुआ हूँ और काफी बढ़िया लग रहा है नए अवतार में। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये शायद रीज़न था कि इतना थोड़ा सा गैप रहा, क्योंकि राहुल जी थोड़ा नए अवतार में आना चाह रहे थे टीवी पर। तो खुशी हुई आपको इस नए रूप में देखकर। मार्केट में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट। राहुल, अब क्या अप्रोच होगी निफ्टी पर और खासतौर से बैंक निफ्टी पर? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से पहली बार ये प्रॉपर एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। टाइम करेक्शन भी हुआ है, साथ में हमने जब से 17,000 के आसपास एक रैली शुरू की थी, एक मीनिंगफुल पुल बैक फाइनली निफ्टी में आया है। और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। अब देखिए, जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से 19,500 का जो लेवल आज के सेशन में हमने क्रॉस किया है, पूरा हुआ। और अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से शेप लेगा 20,000 और 20,000 के बियॉन्ड जाने की। देखिए, अगर टारगेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 20,800 तक के लेवल्स हमें नवंबर महीने तक, यानी कि दिवाली तक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरल तेजी की जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके दो रीजंस है। एक तो ब्रॉडर मार्केट ने कभी भी गिव अप नहीं किया पूरे करेक्शन में। हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप काफी स्ट्रॉन्ग, काफी रोबस्ट खड़े रहे पूरे पीरियड में। दूसरा, हमने देखा कि जो एफआईज ने थोड़ा बहुत शॉर्ट आउटलुक रखा था अगस्त सीरीज में, खास करके उन्होंने इंक्रीमेंटल शॉर्ट्स नहीं किए जब निफ्टी ने पिछले वीक 19,250 का लो बनाया। इनफैक्ट उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए। और आज का मूव देखने के बाद मुझे लग रहा है 19,500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग हो जाती है तो जो बचे कुचे शॉर्ट्स है वो भी यहाँ पर कवर होते हुए दिखेंगे। और रिटेल जो खास करके पूरे पीरियड में लॉन्ग रहा है, आई थिंक इवेंचुअली उनको एक एग्जिट मिलेगा लॉन्ग पोजीशंस में। तो मेरा इमीडिएट बेसिस में ये मानना है कि 19,900 के लेवल हमें हो सकता है अगले वीक में देखने मिले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। और जो हिसाब से पूरा का पूरा महीना एक तरह से सबड्यूड था, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि अगर आपने मिस किया है इस करेक्शन में, इस डिप में, तो यहाँ पर आज मौका है मेरे हिसाब से एंटर करने का। अगर आपका 3 महीना 4 महीने का व्यू है तो मेरे हिसाब से 20,800 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। निफ्टी की बात हो गई। अच्छा, राहुल जी, एक बार जरा एचडीएफसी बैंक की बात हो जाए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने काफ़ी तंग किया लोगों को। मैं रोज यूट्यूब लाइव पर आ रहा हूँ, मुझे रोज सबसे पहला सवाल ही लोग ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक कब चलेगा। आपका क्या व्यू है? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से आईटी वर्सेस बैंक्स का एक जो हमने बिगुल बजाया था, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्ले आउट होता दिख रहा है। बैंक्स के रिजल्ट्स, उनके लाइफ टाइम बेस्ट रिजल्ट्स थे, उसके बावजूद हमने नई बाइंग बैंक्स के अंदर आती हुई नहीं देखी। इनफैक्ट सेक्टर लीडर रहा था बैंक्स काफी पीरियड तक पूरी तेजी में। और अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक्स जो है बैक सीट ले रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते कुछ तेजी बैंक निफ्टी में भी आएगी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, हो सकता है साल के एंड में बैंकिंग इंडेक्स फॉर एग्जांपल 3% ऊपर हो। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी में हो सकता है कि जो जो हम अल्फा चेस करते हैं वो आईटी में जनरेट हो। इनफैक्ट 18 महीने के बड़े करेक्शन, बड़े कंसोलिडेशन के बाद आईटी के अंदर एक वापस ग्रीन शूट्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं। हमने देखा है जो जो हेवी वेट्स है उनके अंदर एक बेस फॉर्मेशन है। मिड कैप के अंदर ऑलरेडी ट्रैक्शन शुरू हो चुका है आईटी के अंदर। और जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, आई थिंक इस स्टॉक को एक तरह से ओवर क्राउडेड हो गया इन लेवल्स के ऊपर। 1580 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मुझे लगता है कि 1640 1650 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन परसेंटेज वाइज ये मूव इतना बड़ा नहीं रहेगा, तो जो बड़ा मूव है शायद यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब आपको आईटी में आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन जो एटलीस्ट 25-30% आईटी में बना के रखना चाहिए। बैंक से शिफ्ट कीजिए, बैंक्स शायद बैकसीट में ही रहेंगे। और यहाँ से जो नई लीडरशिप मुझे आती हुई लग रही है वो लग रही है आईटी से आनी चाहिए। ओके, आईटी, एचडीएफसी बैंक पे आपका कमेंट भी हो गया, बैंक्स पे आपका कमेंट हो गया, निफ्टी पे कमेंट हो गया। राहुल जी, मैं बात करूंगा रिलायंस के बारे में। अगेन, रिलायंस से बातचीत करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। चैनल का स्वामित्व पे अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एक तो इसकी ट्रेजेक्ट्री प्लस में इंडेक्स पे इसका जो इम्पैक्ट होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था रिलायंस का। मुझे याद है जब मार्च में ये तेजी शुरू हुई
रिलायंस का भाव था करीब करीब 2000 रुपए मार्च 21 को इसका भाव इस हाई के साथ हुआ 19 जुलाई को 2622 का। एक इवेंट आके निकल गया, एक प्राइस डिस्कवरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हो गई, वो अब एक अलग भाग है। अब ये 10 डिमा 20 डिमा की ट्रैजेक्टरी को भी वॉलेट करने को तैयार नहीं है। इस कंसोलेशन को आप क्या नाम देंगे और कैसे प्रोजेक्ट करेंगे अपने टारगेट्स पे? मई 2022 से लेकर अब तक की ट्रैजेक्टरी हाई लेवल्स को होल्ड करता हुआ रिलायंस पे आपका व्यू? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए रिलायंस के अंदर तीन चीजें हो रही है। एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो 68% ऊपर है पिछले 10-11 सेशन में। इनफैक्ट 70% क्रॉस हो चुका है कल का, अगर 3% एडिशन गिने तो। ये शार्पेस्ट राइज है पूरे लास्ट 12 महीनों में, तो काफी बड़ा यहाँ पर एक तरह से मेगा बिल्टअप है रिलायंस के अंदर। दूसरी बात यह है, रिलायंस का पुट कॉल रेशियो 0.37 था एज ऑफ यस्टरडेज क्लोजिंग, यानी कि पुट कॉल रेशियो जो है हेवीली ओवरसोल्ड है। काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, काफी वन साइडेड ट्रेड हो चुका है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जब भी एक्सट्रीम्स आते हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट्स रिवर्स करते हैं, स्टॉक्स रिवर्स करते हैं। और तीसरी जो बात यह है कि पूरे अगस्त महीने में 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है रिलायंस ने डिफेंड किया है। 3 अटेम्प्ट हुए इसे ब्रेक करने की, लेकिन डिसाइसिव मूव उसके नीचे देखने को नहीं मिला। मंथली एक्सपायरी अप्रोच हो रही है, साथ ही में रिलायंस का एजीएम भी है। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा एजीएम में क्या आ सकता है, बट टेक्निकल सेटअप डेरिवेटिव्स डेटा देखकर ये लग रहा है कि रिलायंस के अंदर एक प्री एक्सपायरी रैली देखने को मिल सकती है। मेरा यह मानना है कि 2475 अगर क्लोजिंग बेसिस में ब्रेक नहीं होता है तो 2650 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर भी है तो मेरे हिसाब से 3000 से लेके 3200 तक के लेवल जो हमारा निफ्टी का 20,800 का टारगेट है उसके साथ कोइंसाइड करता है। तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको इसमें बने रहना चाहिए। एज ए ट्रेडर ऑब्वियसली आपकी पोजीशन होगी, काफी फेवरेट काउंटर है और इंडेक्स हैवी वेट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर गौर फरमाना चाहिए 2650 तक के लेवल्स आने की अच्छी खासी संभावना है। ओके अच्छा राहुल जी, रिलायंस पर आपकी कमेंट हो गई। अगेन ये डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, प्लीज इसको हमेशा अपने जहन में रखिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट सिंस इट्स होल्ड सब्सटेंशियल वेटेज इन इंडेक्स बात करना लाजमी है। मिड कैप्स का शोर था राहुल जी, आई मीन मिड कैप्स ने बहुत अच्छा मूव दिया जब इंडस्ट्रीज बैकफुट पे थे। मिड कैप्स में एक दो थीम्स जो आपको बहुत इंप्रेस कर रही हैं, जो कि बहुत पैसा बना के दे सकती हैं, क्योंकि हमने एक चीज देखी है बाजार में, बाजार 52 वीक हाई को, ऑल टाइम हाई को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हिचकिचा नहीं रहा है। इसका एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है पॉलीकैब, एस्ट्रल। आपका व्यू कुछ और ऐसे सेटअप स्टॉक्स? देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से 3 सेक्टर्स हैं जिनमें एक तरह से मूव अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए मैं जिन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं वो सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बड़े करेक्शन दे चुके हैं। और देखिए अब आपको अगर एज एन इन्वेस्टर बड़ा व्यू लेकर चलना है तो वहीं पर सबसे बड़ा रिटर्न जनरेशन होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सबसे जो प्रेशर में है वो एक तरह से व्हाइट गुड्स है। व्हाइट गुड्स में वोल्टास हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मल्टीपल इनफैक्ट काफी क्रूशियल लेवल से एक बाउंस बैक हमने देखा था इस महीने में, एक पुल बैक आया वापस, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक 800 के आसपास बेस बना चुका है। और मेरे हिसाब से अगर आपका 12 महीने का व्यू है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो इसके ओल्ड ग्लोरी डेज के लेवल थे तकरीबन 1200 रुपए तक के, मुझे लगता है कि टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। एक 600 माफ कीजिए 730 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पर, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की राय रहेगी। दूसरा जो सेक्टर है वो है केमिकल्स में। देखिए केमिकल्स में एग्रो केमिकल्स एक तरफ है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। दूसरी तरफ जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो काफी प्रेशर में है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बास्केट अप्रोच लेकर चलना चाहिए, जहां पर आप तकरीबन 70% ऑफ द पोर्टफोलियो आप स्ट्रेंथ के साथ जाइए, यानी कि कोरोमंडल, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ जो एग्रो केमिकल साइड में काफी अच्छे सेटअप है उनमें पोर्टफोलियो बनाइए। साथ ही में थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल्स में मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट में देखना चाहिए। मंथली चार्ट्स पर ये स्टॉक में काफी यहाँ पर एक तरह से टाइम स्पेंड हुआ है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली 12 महीने के टाइम फ्रेम में अगर आप लेके चले तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि आपको तकरीबन 25 से 30% रिटर्न स्टॉक में बनाने को मिले। तो केमिकल्स पे मुझे लगता है कि एक तरह से पोर्टफोलियो अप्रोच लेकर, बास्केट अप्रोच लेकर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। केमिकल्स यहाँ पर रिवर्स होता दिखता है। लास्टली तीसरा जो सेक्टर है जो मेरे हिसाब से काफी कंसोलिडेशन के बाद ये भी निकलता हुआ दिख रहा है वो है शुगर।
शुगर सेक्टर में मल्टीपल चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में भी सारे यहाँ पर कंफर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर लीडर बलरामपुर चीनी रिलेटिव बेसिस में सबसे अगर मैं बोलूं कि शुगर सेक्टर का एचडीएफसी बैंक है ये, तो अगर किसी को सेफ्टी चाहिए तो बलरामपुर चीनी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको थोड़ा हाई बीटा प्ले चाहिए तो मुझे लगता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में फोकस करना चाहिए। यहाँ पर चार्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। 20% अपसाइड मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में, तकरीबन 30% अपसाइड त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकती है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि ये 3 एरियाज ऑफ द मार्केट है जहां पर आने वाले 12 महीने में आपका यहाँ पर अच्छा मुनाफा बन सकता है। ओवरऑल मार्केट देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से मोमेंटम एरियाज में हम डेफिनेटली ट्रेडिंग करके काम करके चल सकते हैं, बट फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये 3 पॉकेट्स है जहां पर वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके और अपनी मिशन फिटनेस पे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज सो मच।